हेलो, गुड मॉर्निंग। तो देखो, अभी एक वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में तुम्हारे क्लास 10th बोर्ड का पेपर जो है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे उन सारे फार्मूलों को कवर करेंगे। जिन जिन फार्मूले पे डायरेक्ट बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में क्लास 10th के, उन सब फार्मूलों को कवर करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो फार्मूले वाले चैप्टर्स हैं, उन सबको कवर करेंगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद सर्कल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और सरफेस एरिया वॉल्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरा फार्मूला बेस्ड ही वो चैप्टर, और स्टेटिस्टिक्स में कुछ फार्मूलाज हैं। तो उन सारे के सारे फार्मूले को अभी तुरंत लिखेंगे, समझेंगे और कवर करेंगे। इस वीडियो में पूरा का पूरा फार्मूला रिवीजन हो जाएगा। तो आराम से बैठ जाओ कॉपी पेन निकाल करके, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी तुमको समझ में आएगा नोट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो से सारी चीज़ तुमको एक ही जगह मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे वो होगा अ, चलो पहले शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले इसका फॉर्मूला क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री वन हो, इसकी डिग्री वन हो। तो एक टर्म की डिग्री मैक्सिमम वन होनी चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन कैसा हो सकता है? लीनियर इक्वेशन डिग्री के हिसाब से तो एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री का हो गया। वेरिएबल के हिसाब से वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा ए एक्स प्लस बी, और इसको कर दो बराबर ज़ीरो। अब अगर यहाँ पे ध्यान रखना, ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो यहाँ से वेरिएबल वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके बाद टू वेरिएबल की बात करो, एक ऐसा लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब डिग्री वन होनी चाहिए, और टू वेरिएबल मतलब कि ए एक्स और प्लस बी वाई, और एक कांस्टेंट टर्म में ले लो सी बराबर ज़ीरो। देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब ये टू वेरिएबल होने के लिए एक्स और वाई दोनों का टर्म होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, और जितने भी कांस्टेंट टर्म लिख रहे हो, एक्स के बगल में, वाई के बगल में, ये ए बी हो गया और ए बी सी हो गया, ये सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। ठीक है और इस तरीके से तुम थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल का भी लिख सकते हो, उसमें ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएंगे। एक्स वाई के साथ में जेड आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, मतलब जो भी तुम वेरिएबल लेना चाहो। ठीक है, अब देखो, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ना, हम लोग को क्या करना होता है, दो इक्वेशन दिया होता है, ये असल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। पेयर का मतलब दो इक्वेशंस तुमको बनाने रहेंगे और दो इक्वेशन से वैल्यू निकाली रहेगी। जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल देखो, समझो इस बात को। अगर तुमको पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तो कैसा दिया रहेगा? पेयर ऑफ इक्वेशन को वेरिएबल के फॉर्म में तुम कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, एक इक्वेशन लिखोगे ए एक्स वन, सॉरी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर ज़ीरो। एक इक्वेशन ये होगा जहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे, और एक इक्वेशन होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर ज़ीरो। अब मेरे बात ध्यान सुनना, पहले वाले इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है। दूसरे इक्वेशन भी वही दोनों वेरिएबल है, एक्स और वाई। ठीक, तो ये दोनों जो इक्वेशन है ना, ये पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया। पेयर क्यों हो गया? क्योंकि इनमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई ना, वो दोनों सेम है। मतलब ऊपर में भी एक्स और वाई है, नीचे में भी एक्स और वाई है। हम लोग करते क्या है, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है, ये तुमको पता होनी चाहिए, कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, किसी भी इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर हैं, तब तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग निकाली जा सकती है। लेकिन अगर इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज़्यादा है, तो उस केस में वैल्यू सबकी पर्टिकुलर नहीं निकाली जा सकती। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी सवाल में तुमको अगर दो वेरिएबल दे रखा है, मान लो एक एक्स दे रखा है, एक वाई दे रखा है, और तुम्हारा दो इक्वेशन बन ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो। एक ही इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू कभी नहीं निकल सकती। रेशियो निकल जाएगा एक्स और वाई का, लेकिन वैल्यू नहीं निकल सकती पर्टिकुलर दोनों की। तो जितने इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल होने चाहिए, या फिर कह लो जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन होने चाहिए। अब आगे देखो, ये जो तुम पेयर ऑफ इक्वेशन लिखे हो, इन पेयर ऑफ इक्वेशन के बारे में कुछ बात है। पहली बात ये कि ए वन बी वन सी वन ए टू
B2 C2, ये सारे के सारे पहली बात रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं। इमेजिनरी का मतलब अंडर रूट में नेगेटिव डायरेक्ट नहीं आ जाना चाहिए, रूट में नेगेटिव आएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। ये सारे रियल नंबर होने चाहिए। और एक और बात है, रियल नंबर के साथ साथ में यहाँ पे जो लिखे हो ना A1 A2 B1 B2, ये सब जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये सब जीरो हो गया तो फिर इक्वेशन बचेगा ही नहीं। तो इस बात को तुम ध्यान रखोगे। ठीक, अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं इसको, ये भी फट से बता दे रहे हैं, हालांकि रिवीजन से फॉर्मूला कर, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहे हैं सॉल्व कैसे करते हैं। करना क्या होता है कि तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 से तुम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे। मान लो x की वैल्यू निकाल लिए, अब इस x की वैल्यू को उठा के तुम इक्वेशन 2 में रखोगे। जब तुम इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में रखोगे तो यहाँ से तुमको सेकेंड वाले वेरिएबल y की वैल्यू मिल जाएगी। अब y की वैल्यू मिल जाएगी तो तुम क्या करो, इस y की वैल्यू को उठा करके वापस से फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। और इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तुमको पता होगा। सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन मेथड जो है ना, वो तुम्हारे सिलेबस में है सब्स्टिट्यूशन भी है, और सीबीएसई के सिलेबस में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया है। इस बात को ध्यान रखना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पेयर वाला है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। दो इक्वेशन तुमको गिवन रहेगा, या फिर क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में दिया रहेगा, उससे तुमको इक्वेशन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा पहले इस तरीके से, और फिर या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन का यूज़ करके तुम वैल्यू निकाल लोगे। अब आगे सुनो, सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला, इसमें कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है। फॉर्मूला तुमको मिलेगा 11th में, जब तुम अब जाओगे ना स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे वहाँ पे। देखो सेकंड चैप्टर जो हम लोग आते हैं वो है पॉलिनोमियल कह लो, पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, वन बाय वन करते लिखते जाएंगे, ठीक है, और तुम आराम से देखते जाना। इसी के साथ में हम लोग क्वाड्रेटिक का भी फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी। तो देखते जाओ। सबसे पहले सबसे छोटा वाला फॉर्मूला, जो असल में जिसमें तुमको सबसे अधिक प्रॉब्लम हो जाती है, तुमको एक दो फार्मूला याद होता है लेकिन बाकी सब तुम भूल जाते हो। लिखना लिखना शुरू करते हैं, a + b का होल स्क्वायर से। इसका फॉर्मूला तुमको पता होगा, a² + b² + 2ab। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले कई जगह पे काम में आएंगे, स्पेशली जब तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो वहाँ कई बार काम में आएगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला इसी के फॉर्मेट का, a - b वाला, a² + b² - 2ab। जल्दी से लिख के खत्म करते रहे। उसके बाद a + b और a - b मोस्ट यूज्ड फार्मूला इन क्लास 10th, सबसे अधिक यही यूज़ किया जाता है, a² - b²। तुम बहुत सारे चैप्टर में देखोगे ना, ये वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को तुम ध्यान रखोगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 4 बना दे रहे हैं। उसके बाद देखो अगला फार्मूला तुम लिख सकते हो। देखो अगर तुम्हारे पास रूट दे रखा है इक्वेशन का, जैसे कि जो क्वाड्रेटिक में यूज़ करते हैं ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना, उसको क्वाड्रेटिक में यूज़ किया जाएगा। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x + a × x + b, तो इसका जो वैल्यू तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, x² + a + bx और + a × b। ये बात ध्यान रखोगे। इसी के फॉर्मेट का एक और फार्मूला होता है, अगर माइनस लगा दो, अच्छा a और b की जगह माइनस होगा तो अपने आप रेस्पेक्टिव वहाँ से प्लस और माइनस लग जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आते हैं हम लोग इस फॉर्मूले पे, ये जो क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसी फॉर्मूले को तुम फर्दर 3ab का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आगे लिख सकते हो a³ + b³ + 3ab का a में मल्टीप्लाई करोगे 3a² भी हो जाएगा, और 3ab का b में मल्टीप्लाई करोगे 3ab² हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला भी लिखिए, a³, इसमें हर जगह माइनस हो जाएगा, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। अब ध्यान दो, जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो a³ - b³ तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद -3ab का a में गुणा करोगे तो ये आएगा -3a² भी। लेकिन जब तुम -3ab का -b में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3ab² हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पे माइनस वाले फॉर्मूले में प्लस हो जाता है जब b का मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। आगे देखो, 3 वेरिएबल का स्क्वायर का फॉर्मूला, ये क्या होता है? ये होता है x² + y² + z² + 2 ब्रैकेट में
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तुमको याद होगा, टू का अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब जहाँ अगर z के यहाँ माइनस लग गया तो स्क्वायर तो सब में सेम रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ जेड जेड है वहाँ वहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का तुम समझ जाना। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो होता है हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, ध्यान रखना जीरो मत बोल देना, जीरो तब होता है इसके बराबर जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होता है। इसका फॉर्मूला भी हम लिखने जा रहे हैं, उसको ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब सुनो, इस फॉर्मूले का फुल फॉर्म यही होता है। अब इफ़ अगर ऐसा हो जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो हो जाए, अगर ऐसा दिया हो तो देखो ध्यान से, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है यहाँ पे ये, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ज़ीरो को मल्टीप्लाई करोगे सब ज़ीरो हो जाएगा, तो इसीलिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ज़ीरो होता है तो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, टेंथ में इतना ध्यान रखोगे ना तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जो थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ पैटर्न होता है, लेकिन इसको याद कर लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। देखो ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ये होता है हाफ, एक ब्रैकेट बनाओ बड़ा सा और इसमें लिखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये एज अ रिजल्ट तुम डायरेक्ट याद कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। हम ये नहीं कह रहे इस पर बोर्ड पे क्वेश्चन आई करेगा, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए काम नहीं है, क्योंकि टेंथ में ये सारे फॉर्मूले सीख लोगे, फिर 11th में तुम सीखो ना सीखो ये पता नहीं है, तो टेंथ में जब सीख ही रहे तो साथ में ये भी याद कर लो। इसकी प्रूविंग क्या होती है, कुछ नहीं होती है, इसको तुम खोल दो, ओपन कर दो, 1/2 बाहर रहने दो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ध्यान से देखो, प्लस 2xy से माइनस 2xy कट जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ऐड होकर 2x² हो जाएगा, और वाई स्क्वायर ऐड होकर 2y² हो जाएगा। अब दोनों में से ये 1/2 बाहर रहने दो, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये देखो प्रूव हो गया RHS इक्वल्स टू LHS, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, फॉर साइड का फॉर्मूला है, याद रखोगे अच्छी बात है। अब देखो जो फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में है उसको देख लो। देखो एक फार्मूला तुम लिखे थे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का, जो यहाँ पे भी देखे तुम, ये एक्स प्लस वाई ए प्लस बी का होल क्यूब। एक फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। देखो इस फार्मूले कॉमन वॉमन लेकर के एक प्रॉपर रिजल्ट आता है। इस फार्मूले को कैसे लिखते हैं, तुम ए क्यूब बी क्यूब चाहे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान रखना ये ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं है, ये ए का क्यूब अलग है और बी का क्यूब अलग है। प्लस वाले फॉर्मूले में पहले प्लस होगा एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये रिजल्ट याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत तगड़े में यूज़ होगा ये। और दूसरा इसी का माइनस वाला फॉर्मेट का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और बाकी सब प्लस हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। गलती मत करना, छोटा छोटा गलती करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। एक लास्ट फार्मूला है वो भी लिख लो, वो भी तुम्हारे काम में कभी ना कभी आई भी करेगा। देखो ये होता है एक्स स्क्वायर, नहीं इसको हाँ चलो ए के फॉर्म में लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये होता है 1/2 ब्रैकेट में। ये फॉर्मूला ऑप्शनल है, याद करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, याद कर लोगे अच्छी बात है। एक्स माइनस वाई क्यों लिख रहे हैं यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी तुमको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूला यार, देखो ऊपर के 3 तो तुमको याद ही होते हैं, और ये जो नीचे वाला जो चौथा वाला फॉर्मूला लिखे है ना, ये जब क्वाड्रेटिक पढ़ोगे तो उसमें पढ़ ही लोगे। रूट निकलता है, अल्फा बीटा दिया होता है, तो ये लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये वाला जो फॉर्मूला होता है उसी से आता है। ये क्यूब का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए दोनों, स्क्वायर का फॉर्मूला ये भी तुमको याद होना चाहिए। चलो
अब देखो, कुछ कॉमन चीज़ें के बारे में जान लो। कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में क्या जानोगे तुम, ये जान लो, अगर मान लो कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, मान लो x है, इसके पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये होगा पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, अगर मान लो कि कोई नंबर अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि इसके पावर में 1/2 है। और अगर कोई नंबर अंडर रूट में लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, रूट के जस्ट मुंह पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x पावर 1/3 होता है। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1/4 होता है x के पावर में। मतलब कि रूट के जस्ट मुंह पे जो चीज़ लिखी हो वो 1 में हो जाती है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1/2 है उसकी पावर में। आगे समझो, अगर x की पावर -1 है तो इसका मतलब 1/x होता है। अगर x के पावर a इंटू एक्स के पावर b है, तो इसका मतलब क्या होता है, बेस अगर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली बेस अगर सेम है और बीच में डिवीज़न है, तो पावर ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखो, इसके बाद अगर मान लो x के पावर a है और होल पावर b है, तो ये x के पावर a इंटू बी हो जाता है। बस ध्यान रखना, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो तुमको पता होनी चाहिए। और बाकी एक और होता है कि मतलब x के पावर में, अगर x के पावर में a है इंटू वाई के पावर में a है, तो तुम x इंटू वाई होल के पावर में a लिख सकते हो। और अगर x के पावर में a है और डिवाइडेड बाई y के पावर में भी a है, तो तुम x बाई वाई होल के पावर में a लिख सकते हो। छोटी सी चीज़ है, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम नोट कर लेना आराम से रुक रुक करके। ये एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या फिर पावर से रिलेटेड फॉर्मूला क्लास 8 7 8 में पढ़ाया जाता है। ये सब तुमको पता होना चाहिए, तुम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक होना तय है। चलो, अब जम करते हैं अपने चैप्टर एपी के ऊपर। चलो यहाँ शुरू करते हैं एपी। पूरा नहीं लिख रहे हैं, समझ जाना। अब देखो, एपी में ना बहुत लिमिटेड फॉर्मूला है। ठीक है, जो तुमको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि एक एपी अज्यूम कर लो पहले, एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर टर्म में डी जुड़ते चला जाता है। तो फर्स्ट टर्म ए माने और उसमें डी जोड़ दिए तो ए प्लस डी सेकेंड टर्म हो गया। अब इसमें डी फिर जोड़ोगे, सेकेंड टर्म में डी जोड़ोगे तो ए प्लस डी पहले से था और डी और जोड़ दो इसमें। ठीक है, अब तो ये थर्ड टर्म हो गया। अब इसमें डी और जोड़ोगे तो फोर्थ टर्म हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या था, ए प्लस टू डी थर्ड टर्म हो गया था ना। देखो यहाँ पे डी को डी जुड़ जाता तो ए प्लस टू डी हो जाता, और इसमें डी और जोड़ दो, तो ऐसे करते 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 ए पी बन जाती है। तो ये फाइनली बनता क्या है, बनता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे डॉट डॉट करते करते बन जाता है। हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रहे हैं। देखो, किसी भी एपी में अगर nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, nth टर्म की वैल्यू का मतलब होता है टी एन क्या होता है, वैल्यू ऑफ nth टर्म। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि सर क्वेश्चन में जो दे रखा है वो n की वैल्यू है कि टी एन की वैल्यू है। तो nth टी एन जो होता है वो वैल्यू ऑफ nth टर्म है। ठीक है, और n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म है। n जो होता है वो पूछ रहा है कि किस टर्म के बारे में बात चल रही है। ये होता है द टर्म, इसके बारे में बात चल रही है। अब मेरी बात समझो, एक छोटा सा तरीका है जिससे तुम कभी कभी आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा है 10th टर्म लिखा हुआ है, या फिर सेकेंड टर्म लिखा हुआ है, या फिर फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, तो ये जो टी एच एन डी एस टी लगा हुआ है ना, या फिर आर डी, मान लो थर्ड टर्म लिखा हुआ है, तो किसी भी क्वेश्चन में जिस नंबर के आगे, मान लो कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, इस नंबर के आगे या तो टी एच लगा हुआ है, या तो आर डी लगा हुआ है, मतलब या तो एस टी लगा हुआ है फर्स्ट, या फिर एन डी लगा हुआ है सेकेंड, थर्ड, 10th, 5th लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये असल में एन की वैल्यू होती है। ये जो होता है नंबर, ये एन की वैल्यू होती है। हम हिंदी में लिख रहे हैं एन की वैल्यू, ताकि तुमको समझ में आए। तो एन की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे लिखो, जिस भी नंबर के आगे, जस्ट ऊपर बगल में जिस भी नंबर के आगे एस टी लिखा हो मतलब फर्स्ट, या फिर एन डी लिखा हो सेकेंड, या फिर आर डी लिखा हो थर्ड, या फिर टी एच लिखा हो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो जिसके आगे ये सब ये सफिक्स लग रहा है ना, वो एन की वैल्यू होगी। जिसके आगे ये लग रहा है
ये लगा है वो n की वैल्यू होगी। ये बात बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम इसी में कंफ्यूज रहते हो हमेशा एपी के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और टी और एन की वैल्यू मतलब एन बराबर वो उतना लिखोगे। जैसे इस केस में एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर 10 हो जाएगा। इस केस में एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर 2 हो जाएगा। इस केस में एन बराबर 1 हो जाएगा। इस केस में एन बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो टी एन है ना, टी एन क्या होता है, वो होगा वैल्यू ऑफ दैट टर्म। मतलब जो एन की वैल्यू निकाल ली है, अब निकालो कि 10th हो ना, तो 10th टर्म की जो वैल्यू होगी वो टी एन हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा T10, मतलब 10th टर्म की वैल्यू। उम्मीद इतना समझ में आया होगा। अब देखो फॉर्मूला पे आते हैं। पहला फॉर्मूला होता है एन टर्म की वैल्यू निकालने का, टी एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। ये एन क्या है, ये एन वही टर्म है जिसके बारे में बात चल रही है, और टी एन क्या है, उस टर्म की वैल्यू। एक फार्मूला हो गया। उसके बाद सम का फॉर्मूला होता है, एन टर्म्स तक के सम का फॉर्मूला होता है एक एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है सम का फॉर्मूला पहला। ये तब यूज़ करते हैं जब nth टर्म की वैल्यू दी हुई हो, सॉरी nवां टर्म दिया हो, तुमसे बोला हो कि 5वें टर्म्स तक का सम निकालिए। कोई AP दी हुई है, उसमें 18वें टर्म्स तक का सम निकालिए, A और D दे रखा हो तो 18वें लगा होगा ना, मतलब 18th TH लगा हुआ है, तो n की वैल्यू हो गई वो। और अगर मान लो किसी AP में फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, और ये दे रखा है कि लास्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब n भी दे रखा है, TN भी दे रखा है, और A दे रखा है, D नहीं दे रखा है, उस केस में जो सम का फॉर्मूला लगाओगे वो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और तरीका होता है, किसी एपी में कोई भी एक टर्म की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, उस टर्म्स तक के सम में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म तक का सम घटा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस बात को तुम ध्यान रखोगे, कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, अगर मान लो तुमको फाइंड करना है किसी एपी का फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है, और तुमको सम दे रखा है फिफ्थ टर्म तक का, तो तुम क्या करोगे, जो फिफ्थ टर्म की वैल्यू हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म तक के सम में से फिर 5 - 1 तक का सम घटा दो, मतलब 4 टर्म तक का सम घटा दो, ये आंसर आ जाएगा। अभी हम कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे हैं, हम सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला देखो ध्यान से। कॉन्सेप्ट अभी तक तुम पढ़ चुके होगे। तो ये ऐसे तुम्हारा फिर 5 टर्म आ जाएगा, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग उसमें ये भी करेंगे कि सम, अगर सम का रेशियो दे रखा है एक एपी के अलग अलग टर्म्स के सम का रेशियो, तो उन टर्म्स को रेशियो कैसे निकालेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनको क्वेश्चन के टाइम पे करेंगे, ठीक। तो ये तुम्हारा एपी खत्म हो गया। एपी में इतना ही फॉर्मूला ही है बस। हाँ, एक और बात जान लो कि अगर कभी एपी के टर्म्स को एज्यूम करना होगा, अगर दो टर्म्स को एज्यूम करना होगा, तुम क्या मानोगे, कॉमन डिफरेंस जो है ना, अगर दो टर्म को एज्यूम करना होगा तो कॉमन डिफरेंस को तुम 2D मान लेना, ठीक है। और दोनों टर्म क्या मान लोगे, a माइनस डी मान लेना और a प्लस डी मान लेना। और कॉमन डिफरेंस 2D होगा, ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस 2D मानोगे तभी a माइनस डी प्लस डी मानोगे। इससे क्या होगा, अगर जोड़ने वोड़ने में होगा ना, आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर दो टर्म एज्यूम करना होगा और अगर तीन टर्म एज्यूम करना होगा, तो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो तुम d ही मानोगे, और तीनों टर्म्स क्या मानोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ऐसे मान लेना, ठीक है। चलो, हालांकि इससे क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए, ये जो अभी हम जस्ट बताए हैं, लेकिन फिर भी जान लो, तीन टर्म एज्यूम करना होगा तो ऐसे कर लेना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। चलो आगे बढ़ो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि हम लोग 9th 10th मतलब नाइन्थ में या 9th के पहले कभी इसको पढ़े नहीं होता है। सारा फॉर्मूला एकदम लाइन से लिखेंगे, चलो इस नीचे वाले पेज पे लिखते हैं, सारा का सारा फॉर्मूला लाइन से लिखेंगे, बस देखते जाना चुपचाप। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं साइन के बारे में। एक ट्राइंगल छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हो गया, और इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 हो गया, और यहाँ पे नंबरिंग कर देना है, नाम दे देना है ए बी और सी। अच्छा, अगर तो पहले कोई भी एंगल मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखने के पहले तुमको एंगल चूज़ करना पड़ेगा। तो चलो हम इस वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं, एंगल बी को, इसको हम थीटा मान लिया।
अब अगर एंगल बी को थीटा मान लिया, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। चलो इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग ए सी को हाइपोटेन्यूस मानते हैं, ऐसा कुछ है नहीं मानते, मतलब बस आदत पड़ी होती है और कोई बात नहीं है, तो इसीलिए इसको हाइपो कर देते हैं। चलो अब देखो वैल्यू लिखते हैं ना। सबसे पहले आते हैं साइन। देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो एक रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो ए बी अपॉन में बी सी, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर दे रहे हैं, बेस को बी से कर दे रहे हैं ताकि तुमको आसानी हो, और हाइपोटेनस को एच से कर दे रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच। कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा जो होता है बेस होता है, बेस का मतलब बी सी अपॉन में हाइपोटेनस। बेटा यहाँ पे ना ए साइन थीटा की वैल्यू करेक्शन कर रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा, ए सी होगा यहाँ पे, सॉरी। और कॉस थीटा की वैल्यू जो है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस बी सी हो गया, हाइपोटेनस ए सी हो गया, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, ए बी अपॉन में बी सी, मतलब पी बाई बी। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ से मैच कराओगे तुमको समझ में आएगा कि जब साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से टैन थीटा आ जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जो 10th में तुमको बहुत ज़्यादा डरवा देता है कि अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया। तो एक बहुत छोटी सी बात है, तुमको असल में तब समझ में आएगा ना कि कितनी छोटी सी बात है जब तुम 11th में जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो इसका उल्टा इन सब का रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लिखते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब ए बी, ये हो जाएगा एच बाई पी। इसके बाद सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ए सी अपॉन में बी सी, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, अब अगेन जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कॉट थीटा आ जाता है। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है, मतलब सॉरी इसका उल्टा डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। देखो साइन बाई कॉस करोगे टैन आ जाएगा, और टैन का उल्टा यहाँ पे कॉट लिख दो पहले, उसके बाद डिवाइड करते हैं। कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बी सी अपॉन में ए बी, ये होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और जब ऊपर से चेक करोगे तुमको पता चलेगा कि जो कॉट थीटा की वैल्यू होती है ना वो तब आ जाती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जब कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं साइन थीटा से। तो ये एक दूसरा आइडेंटिटी आ गया, मतलब ये छोटा दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब देखो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन में कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहीं से कोसेक थीटा को साइन थीटा के पास भेज देते हैं, तो आ जाता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आ जाता है 1 जब सेक को उधर भेज देंगे। और टेन थीटा जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, यहाँ से तुम देख भी सकते हो। ठीक है, टेन थीटा इजिकल्स टू 1/कॉट थीटा। ठीक है, अब उसका उल्टा नहीं लिखेंगे, कोसेक बराबर 1/साइन, सेक बराबर 1/कॉस, ये तुम समझ जाना कि कोसेक को इधर भेजेंगे साइन को, कोसेक को इधर भेजेंगे साइन को नीचे भेजेंगे, तो आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का छोटा फॉर्मूला था। अब इसके बाद ध्यान दो, कुछ आइडेंटिटी है जो तुमको पता होनी चाहिए। तुम्हारे सिलेबस में 3 ही आइडेंटिटी है इस बार, तो वो तीनों में आप लिख दे रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूविंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला होता है। प्रूव इसलिए नहीं करेंगे, क्लास में प्रूव करा चुके हैं। तो चलो दूसरा देखो, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। टैन को उधर भेज दोगे इस साइड में तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इजिकल्स टू 1 आ जाएगा, और कॉट को इधर भेज दोगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इजिकल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं होता है कि वो दूसरा आइडेंटिटी है, दूसरा आइडेंटिटी है, सब एक ही है। चलो चलो अब आगे देखो अब बात आती है सब सारे के सारे वैल्यूज़ की। तो क्योंकि सब कुछ करा रहे हैं इसलिए वैल्यूज़ भी करा दे रहे हैं यहीं पे। अच्छा एक और होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं ध्यान रखना, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो चालाक नहीं बनना है, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ो आराम से बैठ करके। ठीक है, क्योंकि देखो रिवीजन करो ना, जो सिलेबस में है उसको रिवीजन करो, जो सिलेबस में नहीं है उसको बार बार पढ़े क्या कर लोगे। जो सिलेबस है उसको रिवीजन करके उसको पहले पक्का कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद 10th पास जाना, 11 में टाइम मिलेगा बैठ के पढ़ते रहना। चलो साइन कोस टेन का सारा वैल्यू लिख दे रहे हैं।
बाकी साइन थीटा है तो थीटा बराबर यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिखते रहे 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ साइन लिखते हैं, यहाँ कॉस लिखते हैं, यहाँ टेन लिख देते हैं। बाकी तुम उलट करके आंसर लिख लेना, उल्टा कर करके। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, 91 होती है। और कॉस का इसको उलट दो, 1 होती है, √3/2 होती है, 1/√2 होती है, 1/2 होती है, यहाँ 0 होती है। और टेन के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, 10 की 0 हो गया, इसको डिवाइड करोगे टेन 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, 45 की 1 हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा तो, और 60 का √3 हो जाएगा। और ये अनडिफाइन होता है, ध्यान रखना, अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन होता है। ठीक, चलो अब आ जाते हैं हम लोग सर्कल पे। तुमको दिक्कत हो रही है कि दोबारा से रिपीट करके देख लेना है सारा का सारा। अब आते हैं सर्कल पे। देखो सर्कल से रिलेटेड जितना फॉर्मूला था सब बता दे रहे हैं हम, आराम से बैठ के ना देख लेना। ये सर्कल है, इस सर्कल में सेंटर है, ये यहाँ मान लो सेंटर सी है, सेंटर ओ मान लो। अब इस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं इससे, ये रेडियस आर हो गया। और जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है ना, अच्छा सर्कल को ऐसे भी लिखते हैं बेटा, ध्यान रखना, एक सर्कल सी फॉर सर्कल जिसका सेंटर ओ पर है और रेडियस आर पर है। ये बात ध्यान रखना, किताबों में कई जगह तुमको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने पेपर में ऐसे दे दिया ना तो फिर मुंह बनाओगे तुम, इसलिए ये बात को ध्यान रखना। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहे, जिनको पता तो बचपन से चला गया। चलो तो देखो सबसे पहली बात आती है सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस क्या होता है? पूरी बाउंड्री, जो सर्कल की जो बाउंड्री है ना, ये वाली, ये बाउंड्री का लेंथ, ठीक है। तो जो बाउंड्री का लेंथ होता है, इस लेंथ की वैल्यू होती है 2πr। आर क्या होता है? रेडियस सर्कल का, ठीक। उसके बाद आते हैं एरिया पे। एरिया मतलब क्या होता है? ये सर्कल ये कितना जगह घेरा है, अपने बाउंड्री से कितने जगह घेरा है, ये इसका एरिया हो जाएगा। बाहर नहीं जाना, ध्यान रखना, मेरा पेन थोड़ा सा बाहर चला गया, तुम ध्यान रखोगे। तो जो एरिया ये होता है πr², ठीक। इसके बाद बात आती है सेक्टर की। अब पहले जान लो सेक्टर क्या होता है हल्का सा। असल में सर्कल के दो जगह पे सर्कल के रेडियस ड्रॉ करो, दो रेडियाई ड्रॉ करो, रेडियाई और जो आर्क है ना उसके बीच का, रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया होता है ना उसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। अब आर्क बन रहा है तो कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, तो इसी वाले फिगर में हम तुमको दिखाते हैं सेक्टर क्या होता है। चलो हम इधर बनाते हैं सेक्टर। देखो अगर मान लो इसका रेडियस आर है तो ये भी आर ही होगा। अब मान लो ये जो एंगल बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है, तो ओ इसको ए कह लो। ये जो आर्क ए बी है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ए बी और ओ, ये जो एरिया घेरा जा रहा है ना, दिस एरिया इज योर सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया बेटा कैसे निकालते हैं? देखो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ब्लैक से लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा सेक्टर के लिए एंगल भी कुछ ना कुछ होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। थीटा एंगल बना रहा है अगर कोई सेक्टर, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जितना एंगल बन रहा है ना उस एंगल को डिवाइड कर दो 360 से, ठीक, और मल्टीप्लाई कर दो उसके एरिया से, क्या कहते हैं सर्कल के एरिया से, πr²। यहाँ मल्टीप्लाई अच्छे से लगा दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर। इस बात को ध्यान रखना, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जितने एंगल का सेक्टर बन रहा है उस एंगल को 360 से डिवाइड कर दो, और 360 डिवाइड करने के बाद सर्कल के टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टोटल एरिया तो निकाल लोगे, रेडियस दे रखा है तो, ठीक। अब देखो ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क ए बी है, ये जो आर्क है इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? तो इसकी लंबाई निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, इसको हटाओ यार, चलो यहाँ लिखते हैं, देखो लेंथ ऑफ, यहीं लिख दो, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ एनी सेक्टर। किसी भी सेक्टर के आर्क का लेंथ जिसका एंगल थीटा है, ऑफ एंगल थीटा, वो कैसे निकालेंगे? देखो कुछ नहीं करना है, अगेन थीटा, थीटा बाई 360 करोगे। देखो जब तुमको सेक्टर का, ध्यान दो, जब तुमको सेक्टर का एरिया निकालना था तो थीटा बाई 360 करने के बाद गुणा तुम एरिया से किए थे सर्कल के। अब तुमको लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है उसी आर्क का, मतलब उसी सेक्टर का, तो अब तुम थीटा बाई 360 जो किया ना उसका तुम गुणा करोगे उस सर्किल के लेंथ से। सर्किल का लेंथ टेक्निकली क्या होता है? 2πr होता है,
इतनी सी बात है, बात खत्म। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। अरे ये तो अजब बन गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बताइए, आपका ये भी खत्म हो गया। ध्यान है ना, कुछ भी गलत मत समझना, ठीक है। दिक्कत होगी कमेंट कर देना, हम दोबारा से बता देंगे, आगे समझो। और अगर मान लो हम झटके में कुछ गलत बोल देंगे तो उसको भी कमेंट करके वहाँ पे नीचे बता देना, उसको हम देख के सही कर देंगे अगर गलत होगा तो। चलो आगे सुनो। अब वापस आते हैं हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दबा के, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, वन बाय वन करते जाएंगे। शुरुआत करेंगे स्फीयर से। देखो स्फीयर में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया पूछेगा स्फीयर का, तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया भी वही होता है। लेटरल सरफेस एरिया हालांकि होता है लेकिन सब वही होता है, क्योंकि स्फीयर में एक ही सरफेस एरिया ही होता है अगर स्फीयर पूरा है तो। हेमीस्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं। और ये होता है 4πr²। पाई क्या होता है सबको पता है, 22/7। आर क्या होता है, रेडियस। किसका रेडियस, हेमीस्फीयर का रेडियस, ठीक है। चलो उसके बाद वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद ध्यान रखना, एरिया है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, क्योंकि एरिया में दो चीज़ चाहिए होती हैं। एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, यूनिट इसलिए स्क्वायर लगा हुआ है। वॉल्यूम मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होता है या लीटर होता है, तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। गलती मत करना बेटा, इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हेमिस्फीयर की बात करेंगे। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में क्या होता है देखो, हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया एक होता है, वो तो होता है 2πr²। ध्यान देना ये वाला इंपॉर्टेंट है। और जो टोटल सरफेस एरिया तुम लिखोगे ना, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr² प्लस हेमिस्फीयर का जो बेस बनता है उसका भी एरिया, तो ये हो जाता है 3πr²। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो आप ये गलती नहीं करेंगे। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, बस कुछ नहीं करना है, उसका हाफ कर दो, स्फीयर के वॉल्यूम का आधा कर दो, कितना हो जाएगा। उसका 4/3 था तो इसका 2/3 हो जाएगा। पाई आर क्यूब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा वॉल्यूम हेमिस्फीयर का। इसके बाद चलो जंप करते सिलेंडर पे। देखो सिलेंडर, सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया है तुम्हारा। कर्व सरफेस सिर्फ मुड़ा हुआ, कुछ नहीं करना होता है। सिलेंडर का सर्कम्फरेंस कितना होता है, 2πr होता है, क्योंकि बेस जो होता है सर्कुलर होता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात चल रही है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो हो जाएगा तुम्हारा 2πr इंटू, कर्व सर्फेस एरिया की बात चल रही है तो इंटू एच हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा कर्व सर्फेस एरिया, ठीक है। गलती नहीं है कहीं भी, कोई गलती नहीं है। अब आगे सुनो। कर्व सर्फेस एरिया की बात क्या होगी, टोटल सर्फेस एरिया। हाँ, टोटल सर्फेस एरिया में क्या करेंगे, कर्व सर्फेस एरिया ऐड करेंगे और ऊपर और नीचे का बेस, तो एरिया ऑफ टॉप बेस और बॉटम बेस। बेस का एरिया सेम होगा, कर्व सरफेस एरिया 2πr था सिलेंडर का, टॉप का बेस πr² हो जाएगा, बॉटम का बेस भी πr² हो जाएगा। ध्यान से देखो, 2πr ऐसे ही रहने दो, πr² जोड़ के 2πr² हो गया। 2πr तीनों में कॉमन ले लो, 2πr, तो यहाँ क्या बचा, r प्लस एच बचा। तो दोबारा से लिख दे रहे हैं, जो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। एक और बात, अगर यहाँ तुमको बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है तो हम बता दें, हम सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करा रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पूरा चैप्टर पढ़ा करके यहीं पे ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, ज़रूरत लगेगी तो देख लेना, ठीक है। नहीं तो टाइम वेस्ट मत करना, अपना क्वेश्चन लगाओ बैठ करके। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम की बात आ गई है, चलो वॉल्यूम देखो सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² इंटू एच। आर क्या होता है, बेस का रेडियस, एच क्या होता है, सिलेंडर की हाइट, ठीक है। चलो अब जंप करते हैं अगले स्ट्रक्चर पे, जो कि है कोन का स्ट्रक्चर। कोन, हाँ जी, तो कोन में क्या होता है, कोन में बेस का रेडियस होता है, कोन की सीधी वाली हाइट होती है और टेढ़ी वाली हाइट एल, लेटरल हाइट, ठीक है। इन तीनों को यूज़ करके सब कुछ निकालेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि कोन का जो टेढ़ा वाला हाइट होता है ना, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, SLANT, हाँ स्लैंट होता है, ठीक। ये होता है स्लैंट हाइट, SLANT, स्लैंट मतलब टेढ़ा, तिर्रे ऊंचाई हिंदी में। तो देखो क्या होता है, एल की जो वैल्यू निकालते हो कैसे निकालते हैं, क्योंकि कोन में ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो एल की वैल्यू हो जाती है
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद कोन का जो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। पाई आर एल के बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया में आप ऐड करेंगे एरिया ऑफ बेस, कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई इंटू आर इंटू एल है, और बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, कॉमन ले लोगे पाई आर, तो यहाँ पे एल प्लस आर बचेगा, एल प्लस आर चाहे आर प्लस एल बतिया एक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। बेटा फॉर्मूला छोटा छोटा है, ठीक है, साल भर से यही पढ़ रहे हो, तो इसलिए ये मत सोचना कि फार्मूला बहुत सारा है, अभी तो बहुत सारा फार्मूला हटा दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए चैन से जिंदा हो तुम। चलो आगे देखो, कौन हो गया, अब कौन के बाद हम लोग आ जाते हैं अपना अगले स्ट्रक्चर पे, क्यूब और क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड पढ़ लेते हैं, क्यूबॉइड में क्यूब कवर हो जाएगा। चलो क्यूब भी पढ़ लेते हैं भैया, इधर क्यूब पढ़ लेते हैं, इधर क्यूबॉइड पढ़ लेते हैं। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे छोड़ दोगे, ऊपर का क्या छोड़ दोगे, एल इंटू बी छोड़ दोगे, नीचे का भी एल इंटू बी छोड़ दोगे, तो क्या बचेगा, टू ब्रैकेट में बी एच प्लस एल एच बचेगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सारे के सारे सरफेस का ले लोगे, टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। उसके बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल एल बी एच हो जाएगा वॉल्यूम। उसके बाद क्या बचा यार, हाँ, लॉन्गेस्ट रॉड या फिर लॉन्गेस्ट डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल लंबाई क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। क्यूब का देख लो, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो कितना हो जाएगा, टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4a²। और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा तुम्हारा 6a²। क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा ए क्यूब, और इसमें डायगोनल लॉन्गेस्ट डायगोनल, इसको निकालने के लिए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा अंडर रूट में 3a², ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा ए, और रूट में 3 बचा रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्यूब और क्यूबॉइड, तो इस बात को तुम ध्यान रखना, ठीक। अब आते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पे, इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले मीन निकालने के फॉर्मूले को देखेंगे। हाँ जी, तो मीन निकालने का फॉर्मूला देखिए, 3 तरीके होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट होता है, एज्यूम्ड होता है, स्टेप डेविएशन होता है। स्टेप डेविएशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए सीधे डायरेक्ट देख लो। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन एक्स बार इजिकल्स टू हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, यही होता है डायरेक्ट। उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड में क्या करते हैं, एक मीन अज्यूम कर लेते हैं तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एज्यूम्ड में क्या करेंगे, जो एज्यूम करेंगे उसको जोड़ देंगे लास्ट में, और बाकी सिग्मा जो है वो अज्यूम करने का डिफरेंस निकालते हैं, याद होगा तुमको, याद ही होगा, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालते हैं, और डिवाइड करते हैं सिग्मा एफ आई से, और मल्टीप्लाई करते हैं एच से। पहले गुणा करना, उसके बाद ए जोड़ना, ए जोड़ने के बाद गुणा मत कर देना, ठीक है, बोर्ड में इसका ध्यान रखना। लग रहा है कुछ गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ है बेटा, एच नहीं रहता है यहाँ पे, सॉरी, एच रहता है उसमें स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन में एच रहता है, तो इस बात को ध्यान रखना। डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे एक्स आई था और यहाँ पे डी आई है, ठीक है, डेविएशन निकालते हैं ना वहाँ पे, तो यहाँ पे डी आई है और यहाँ पे ए को जोड़ दिया गया है, तो ये दोनों बात का अंतर ध्यान रखना। यहाँ पे एक्स आई था और यहाँ पे क्या हो गया बेटे, यहाँ पे डी आई हो गया है, ठीक, और यहाँ पे ए को एक्स्ट्रा ऐड किया गया, तो इसको भूलना मत, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट और एज्यूम से मीन निकालने के लिए, ठीक। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला आता है मोड का आता है। मोड का फॉर्मूला, मोड निकालना बहुत आसान होता है, फॉर्मूला एक बार अगर तुमको याद हो गया तो बाकी कोई बत्तियाँ नहीं बचती है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, सबसे पहले मॉडल क्लास की लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच,
सारी चीज़ें पता है तुमको। एल क्या होता है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। F1 क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। F0 क्या होता है, मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होता है, मॉडल क्लास की सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। और H क्या होता है, मॉडल क्लास की क्लास साइज। ठीक है, तो बस मोड खत्म तुम्हारा। उसके बाद लास्ट आ जाओ मीडियन। मीडियन देख लो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखता है। मीडियन बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूरा डिवाइडेड बाई F इंटू H। इसको ब्रैकेट बंद कर दो। सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या होता है। सबसे पहले N/2 निकालते हैं। चलो जब क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे। ये हो गया मीडियन। अच्छा, इसके बाद एक और लास्ट फार्मूला बचता है। वो लास्ट फार्मूला कौन सा होता है, मीन मीडियन मॉड में रिलेशन, है ना। क्या कहते हैं उसको, इम्पीरिकल फार्मूला कहते हैं उसको। वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है मोड प्लस 2 मीन बराबर 3 मीडियन बराबर 3 मीडियन। ये था तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का लास्ट फार्मूला। और असल में टेक्निकली देखो तो 10th में जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला थे वो सारे के सारे हम लोग लिख चुके हैं। एक चीज़ बची हुई, उसको भी हम कराते हैं। उसको हम सेपरेट लेक्चर में कराएंगे। क्वाड्रेटिक का जो केस बनता है, इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, डी की वैल्यू कब जीरो ज़्यादा होगी, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, नेचुरल होंगे, इमेजिनरी होंगे और रियल होंगे, तो ये सब सेपरेट वीडियो में करेंगे। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में ऐसा टेक्निकली कोई फार्मूला है नहीं। वो जो होता है ना कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, तो उसको आराम से कर लेंगे क्योंकि फार्मूला नहीं होता है। तो ये फार्मूले सारे बेटा, ठीक है, इन सबको एक बार रिवाइज कर लेना। और अगर कमेंट करोगे तो हम ये पीडीएफ तुमको दे देंगे। मतलब कमेंट करने का मतलब ये है कि अगर तुमको चाहिए होगा तो हम ये पीडीएफ तुमको प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे फालतू का हम लिंक नहीं करेंगे। किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हमसे बोल देगा कमेंट में, हम दे देंगे पीडीएफ। और जितने बच्चे इंस्टीट्यूट के हैं, मतलब कोचिंग के हैं, तो उन बच्चों को हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो चलो रिवाइज कर लो और टाइम वेस्ट मत करना। फटाफट रिवीजन करने के बाद पढ़ाई में लग जाना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखो अच्छे से, खाना पीना खाओ, मस्त रहो, बाय।